चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ये आपका 10.2 है। इसको ज़रा देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि जब दो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक दूसरे को F बल से आकर्षित करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो वे अब एक दूसरे को कितने बल द्वारा आकर्षित करेंगे। यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि दो पिंड हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। अब इन दोनों के बीच की ये दोनों जो है ना एक दूसरे को F बल से आकर्षित करते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है कि इन दोनों के बीच लगने वाले बल की अगर बात करें तो Gm1m2 बाई r स्क्वायर ये होगा। तो F इक्वल्स टू Gm1m2 बाई r स्क्वायर तो होगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसे आप ऐसे ही रखिएगा। नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है ना कि देखिए यदि उनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितनी थी, दूरी r थी, ठीक है ना। अब नई दूरी की बात करें तो नई दूरी को हम r डैश मान लेते हैं और r डैश की वैल्यू कितनी है 3 गुनी, यानी कि 3r के बराबर है। ये दूरी हो गई है, ठीक है ना, नई दूरी। अब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो हम मान लेते हैं बल F डैश है इज इक्वल्स टू G। द्रव्यमान m1 m2 है तो m1 m2 आप रखेंगे अपॉन में दूरी कितनी है r का स्क्वायर, r डैश यहाँ क्या लिखेंगे r डैश और r डैश की वैल्यू 3r के बराबर है तो स्क्वायर ये हो गया। यहाँ से आएगा G m1 m2 अपॉन में देखिए 3r है और इसका स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3r गुणे 3r, 3 तरीके कितना होगा 9 और r का r में गुणा करेंगे तो r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर ये होगा। तो 9r स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, इसको आप सेकेंड बोल दीजिए। इसमें कई तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करिए, हमसे ये बोला है कि एक दूसरे को कितने बल से अब आकर्षित करेंगे। आप इसमें क्या करिए, इसमें इससे भाग कर दीजिए। देखिए हम बोल देते हैं कि सेकेंड में पहले से भाग करने पर, यानी कि सेकेंड अपॉन फर्स्ट आप ये कर दीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जब सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो F डैश इज इक्वल F डैश अपॉन F ये करेंगे इज इक्वल्स टू F डैश की वैल्यू कितनी है G m1 m2 अपॉन में ये देखिए 9r का स्क्वायर है तो 9r स्क्वायर ये हो गया। अब अपॉन में F और F की वैल्यू क्या है G m1 m2 अपॉन ये कितना दे रखा है r का स्क्वायर, तो ये r का स्क्वायर। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि बीच का बीच में गुणा करते हैं और नीचे का ऊपर करते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो G m1 m2 अब ये ऊपर चला जाएगा ना तो इंटू r का स्क्वायर अपॉन में, अब देखिए ये 9r स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए, इंटू ये Gm1 m2 देख रहे हैं ना तो Gm1 m2 ये कर दीजिए। अब देखिए कैंसिल होगा, ये गया r का स्क्वायर ये गया और यहाँ से F डैश अपॉन F देख रहे हैं, ठीक है ना। F डैश अपॉन F की जो वैल्यू है वो 1/9 ये बचा है ना। अब इसको यहाँ पर भेज दीजिए। जब इसको यहाँ भेजेंगे तो देखिए केवल F यहाँ बचेगा, ये इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजेंगे
अरे भाग में इधर जाएगा तो गुणा होगा ना, तो ये f/9 आ जाएगा। तो अब ये बोलेंगे आप ना कि अगर हम दूरी को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो जो बल है वो 9 गुना कम हो जाएगा। f/9 का मतलब क्या है, बल 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक चीज़ और दिया है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को ख़त्म करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हमसे ये बोल रहा है ना, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इसको हम हटाते हैं ना, पहले हटा लें। चलिए यहाँ पर कहानी को समझिए। नेक्स्ट आपसे इसी में बोल रहा है कि यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो हम कहेंगे कि फिर से जो नई दूरी की बात हो रही है, हम इसको फिर से r" मान लेते हैं, और ये दूरी आधी, पहले r थी अब r/2 हो गई है। ठीक है ना, तो अब जो बल की बात करेंगे तो f" ले लीजिए इज इक्वल्स टू, अब देखिए g दोनों का द्रव्यमान कितना है, m1 m2, तो g m1 m2 अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी r", और r" की वैल्यू r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर ये रहेगा, तो g m1 m2 अपॉन में, अब देखिए r/2 का होल स्क्वायर है, तो ये r/2 इंटू r/2 आप करोगे ना, तो r का r में गुणा करोगे तो r², और 2 का 2 में करोगे तो 4, यानी कि r²/4 ये आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए होने क्या वाला है, यहाँ पर आप लिखेंगे r²/4। अब यहाँ पर समझिएगा, आप देख रहे हैं कि ये r²/4 है, लेकिन ये g m1 m2 बस इतना ही है। आप ना चाहें तो इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं। आप ये बताओ 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10/1, लेकिन 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, जैसा वैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबके साथ अगर 5 है 5/1, 10 है तो 10/1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही कहानी आ जाएगी कि इसको हम क्या लिखेंगे, f', तो f' रहने दीजिए बराबर g m1 m2 अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं अपॉन, अब देखिए r²/4, ये चीज़ आप समझ गए, r²/4 बीच का बीच में गुणा होगा, नीचे का ऊपर गुणा होगा, इतना तो आपको पता ही है। तो f" बराबर आपका आ जाएगा ये ऊपर, ये देखिए g m1 m2 इंटू 4 आप लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा, अपॉन में 1 इंटू r² आप ये लिखेंगे। ठीक है ना, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए क्योंकि सेकेंड तो हो ही चुका था। अब क्या करिए ना, थर्ड अपॉन फर्स्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, थर्ड f', फर्स्ट क्या होगा f, तो f इज इक्वल्स टू f' की वैल्यू कितनी है, इतनी कि g m1 m2 इंटू 4 अपॉन में r², अरे 1 का r² में करेंगे तो यही आएगा, अपॉन में f की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है g m1 m2 अपॉन ये आएगा आपका r²। फिर से वही कहानी, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर, लेके आते हैं फिर से इधर। ठीक है ना, देखिए उधर हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर लगे तो आप वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए अब क्या लिखोगे आप, f" अपॉन f इज इक्वल्स टू, ये जाएगा ऊपर, ऊपर आप देख रहे हैं g m1 m2 इंटू 4 इंटू r², ये बनेगा अपॉन में ये r² है, r² इंटू g m1 m2 आप ये लिखेंगे, तो g m1 m2 आप ये लिखेंगे,
GM1 M2 से GM1 M2 कैंसल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, F डबल डैश अपॉन F बराबर आ जाएगा 4/1, यह आएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब करेंगे गुणा करेंगे तो F डबल डैश बराबर 4F आएगा, यानी कि 4F। मतलब ये है ना कि जब इन दोनों के बीच की दूरी आप आधी कर देंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपने देखा कि ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बस आप समझिए और समझते हुए चलिए न्यूमेरिकल करिए और सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए हमने एक चीज़ बताया था कि न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स अधूरी है, ठीक है ना। आप चाहे लाख थ्योरी समझ जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना, तब तक अंदर से फील नहीं आता है। क्या नहीं आता? फील, ठीक है ना। तो फील ज़रा लीजिए और उसके लिए आप न्यूमेरिकल करिए, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आप देखिए और समझिएगा। बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है ना कि जो आपने ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण बल देखा है, उसके नियम को देखा है, उसका महत्व क्या है, ठीक है ना, उसको समझिए। पहली चीज़ है कि हमारे सौर परिवार का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना हुआ है। यह सूर्य तथा ग्रहों को उनकी स्थिति में बनाए रखता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों की सूर्य के परितः कक्षीय गति इसी के बल के कारण होती है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह है कि ग्रहों के परितः उपग्रहों की गति के लिए भी यही बल उत्तरदायी होता है। किस बल की बात कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोला गया है कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना सार्वत्रिक बल के कारण ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा पृथ्वी तल पर सीधे खड़ा रहना भी सार्वत्रिक बल के कारण ही संभव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं अपनी स्थिति में बनी रहती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है वर्षा तथा हिमपात भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव हो पाते हैं, ठीक है ना। समुद्र में ज्वार भाटा भी जो आता है ना, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा जो आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें खैर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमारी हेडिंग है मुक्त पतन या मुक्त गति। इसको बोलते हैं मुक्त गति, या इसको आप अपनी भाषा में मतलब दूसरी भाषा में पतन भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, ये बोला जाता है। अब इस कहानी को समझिएगा, यहाँ पर होता क्या है। फ्री फॉल यानी मुक्त गति, मुक्त पतन कब बोला जाता है? जब किसी वस्तु को, जैसे देखिए क्या है कि ये कैप है, ठीक है, जब इसको हम यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं ना तो ये नीचे की तरफ गिरता है, और जब नीचे की तरफ गिरता है तो किसके अधीन गिरता है? गुरुत्वीय बल के अधीन गिरता है, और इसे ही बोला जाता है मुक्त पतन। मतलब ये है कि जब आप किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं धरती की तरफ और वो आराम से आके गिरता है, वो गिरते चला जाता है या छोड़ते हैं, इसे ही अपन मुक्त पतन बोलते हैं, मुक्त गति बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी वस्तु को यहाँ से गिराते हैं, तो जब गिराते हैं तो ये ग्राउंड पे आके गिरती है, तो जो इसकी गति होती है ना, इसी को मुक्त गति या फ्री फॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री फॉल या मुक्त गति बोला जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए इसकी दिशा बदलती नहीं है। अगर हम फ्री फॉल या मुक्त गति में देखें तो जो वस्तु है, पार्टिकल है, उसकी दिशा चेंज नहीं होती है। हम बोल रहे हैं चेंज नहीं होती है, लेकिन
अगर हम इसके वेग की बात करें तो वेग लगातार बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेग की, वेग यानी कि वेलोसिटी, ये लगातार क्या करता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, जब ये बढ़ते चला जाता है इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो इसका त्वरण है, इसके त्वरण के कारण इसका वेग लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण आपका फिक्स रहता है। त्वरण कैसा रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। अब यहाँ पर बात करिएगा, बात समझिएगा। इसके पहले हम बात करते थे त्वरण को नॉर्मल, या इसको बोलते थे रेखीय त्वरण। क्या बोलते थे, रेखीय त्वरण यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम दिखाते थे ए से। लेकिन अगर फ्री फॉल यानी कि मुक्त गति वाली कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर रेखीय गति नहीं होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी रेखीय त्वरण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, अरे समझ जाइएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पर हम ए के बदले जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। बात को यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, हाँ जरा एक पॉइंट बोर्ड के ऊपर देखिए, क्योंकि जो आपको मुक्त गति में समझना था वो तो समझ गए। अब बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट है, ज़रा उस पॉइंट को देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने ये बोला कि दिशा तो चेंज नहीं होती है, ठीक है, परंतु उसके वेग का परिमाण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, अर्थात त्वरण इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट है, इसे जरा समझिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के रूप, हम किसकी बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी विशेष स्थान पर इसका मान सभी वस्तुओं के लिए समान रहता है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम पृथ्वी तल पर इसके मान की बात करें, इसके वैल्यू की बात करें, तो पृथ्वी पर इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है, या इसे हम 10 भी लिख देते हैं कभी कभी, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी है ना उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, हमसे ये बोला गया है कि आप ना कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताइए। कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक संबंध बताना है। कैपिटल जी को बोलते हैं नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, और जी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब इन दोनों में हमें एक रिलेशन यानी एक संबंध बताना है। अब उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं में संबंध या रिलेशन। चलिए अब इसको ज़रा समझिए। एक चीज़ हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है जी यहाँ पर हम पृथ्वी के लिए लेते थे तो m, फिर m अपॉन r का स्क्वायर, और r बिना हम पृथ्वी का ही ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये अर्थ है, धरती, अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हम कैपिटल R ले लेते हैं। इस धरती का जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल M ले लेते हैं, और इस धरती के ऊपर एक कण है, एक पार्टिकल है, जिसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं स्मॉल m। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में मतलब इसके कारण धरती के कारण इसके ऊपर एक बल लगता है, किसकी तरफ, केंद्र की तरफ, और इसकी तरफ भी लगता है, दोनों की तरफ, ये आपको पता है, दोनों की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि इनके बीच, इन दोनों के बीच मतलब अर्थ और इसके बीच लगने वाले बल को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल, और इसकी वैल्यू Gm/r² ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। एक और चीज़ आपने देखा था कभी किसी ज़माने में, अरे पिछले चैप्टर में, कि F इक्वल्स टू ma होता है, लेकिन अगर हम गुरुत्वीय बल की बात करें
तो a की जगह हमने क्या लिया है g, तो f इक्वल्स टू ma के बदले हम लिखेंगे mg। क्या लिखेंगे? mg। और ये हमारा हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करिए, पहले और दूसरे समीकरण को आपस में, दूसरे और पहले समीकरण को आपस में क्या करिए, बराबर कर दीजिए। तो दूसरा समीकरण ये f है, ये भी f है, तो f की जगह क्या लिख दीजिए, mg। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, f की जगह लिखिए g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, आप ये लिख दीजिए। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर g बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो g बराबर आप देखेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इन दोनों में स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन आ गया है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। जी आपका क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, लेकिन m यहाँ पर क्या है, m आप यहाँ पर बोलेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ द अर्थ, ये है। लेकिन r की बात करें तो r क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, ये दे रखा है। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इतनी बातें आप ध्यान रखिए। इसके आगे की कहानी अपन समझते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस g की वैल्यू आखिर होती कितनी है। तो हमने देखा कि g की वैल्यू तो 9.8 होती है, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन, ये हमारी हेडिंग है। लेकिन खैर हेडिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है किसी भी चीज़ का, मतलब हर चीज़ का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। आप चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g का परिकलन, g के मान का परिकलन, g के मान का परिकलन, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यानी कि मास है वो 6 × 10⁻24 kg, ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी के त्रिज्या की बात करें, तो ये आपका 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। इसको 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर आप ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर g की बात करें तो g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब जब सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए कैसे पुट करेंगे। लिखेंगे g बराबर, g की वैल्यू कितनी है 6.67, कैपिटल G की वैल्यू इंटू 10⁻11, ये हो गया, इंटू m की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है 6 × 10⁻24, ये दे रखा है, अपॉन में r का स्क्वायर, और r की वैल्यू आपकी दे रखी है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, ये दे रखा है। और जब आप इसे काटे पीटेंगे ना, थोड़ा सा काट पीट दें, चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसे काटे पीटेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जी की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। खैर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो इतनी बातें कैलकुलेट करिए, मतलब कॉपी करिए। इसके आगे की कहानी फिर देखते हैं अपन।